अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 125। इस नंबर का क्या मतलब है आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि इस नंबर का आज देश भर में ईडी के एक्शन से कनेक्शन है। प्रवर्तन निदेशालय ने देश के 5 राज्यों में 5 राजनीतिक दलों के नेताओं से या तो पूछताछ की या फिर पूछताछ की कोशिश की। बड़ी बात यह कि इन राजनीतिक दलों में बीजेपी का भी एक नेता शामिल है। हालांकि विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव करीब होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईडी एक्शन का चुनावी कनेक्शन है। मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई। जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। लालू प्रसाद यादव को आखिरकार पैदल उतर तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना। की एजेंसियां सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोगों को ही क्यों बुलाती है, सत्ता में जो लोग हैं उनको क्यों नहीं। घोटाला करेंगे, भ्रष्टाचार होगा, कानून तोड़ेंगे तो हाँ तो कानून पहुंचेगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी फुल एक्शन में है। बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली में कहीं रेड तो कहीं पूछताछ हुई और कहीं पूछताछ के लिए नए समन जारी हुए। कहां क्या हुआ आपको एक एक तस्वीर और खबर दिखाएंगे। अभी आप पटना, दिल्ली और रांची की 3 तस्वीरें देखिए। पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ से आरजेडी समर्थक खफा हो गए, जबकि झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले बंगले पर ईडी की रेड हुई तो उनकी पार्टी जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रांची समेत राज्य के कई शहरों में अपना गुस्सा उतारा। कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना उद्धव गुट और जेएमएम के नेताओं के खिलाफ ईडी के एक्शन से इंडिया गठबंधन में शामिल दल खासे आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि ईडी के एक्शन का सियासी कनेक्शन है। उनका ये आरोप भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको निशाना बनाया जा रहा है। वैसे ईडी ने एक बीजेपी के नेता को भी समन जारी किया है। ये नेता हैं बीजेपी पंजाब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना। अरविंद खन्ना कांग्रेस से पहले 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में 30 तारीख को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। विपक्ष के आरोपों के मुताबिक ईडी के सिर्फ 29 जनवरी के एक्शन का चुनावी कनेक्शन निकालें तो ये राज्य हैं 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार, 14 लोकसभा सीटों वाला झारखंड, 10 लोकसभा सीटों वाला हरियाणा, 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र और 13 लोकसभा सीटों वाला पंजाब। इस तरह से 5 राज्यों की कुल लोकसभा सीटें हुई 125। तो क्या ईडी के एक दिन के एक्शन का चुनावी अंक गणित 125 है? सच क्या है इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको पटना की तस्वीर दिखाते हैं, जहां ईडी ऑफिस में आरजेडी सुप्रीमो और देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई। पूछताछ के लिए लालू पहुंचे तो उनके साथ बड़ी बेटी और आरजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीसा भारती समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी पहुंचा।
इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। लालू यादव जिंदाबाद, गरीबों का वजीर जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। मीसा भारती ने लालू के साथ ईडी ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। इतना ही नहीं, लालू को अपनी गाड़ी दफ्तर के बाहर ही छोड़कर पैदल अंदर आने को कहा गया और उन्हें ऐसा करना भी पड़ा। बिल्कुल, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है, उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है। मन महसूस कर मीसा भारती ने पहले ईडी ऑफिस के सामने वाले मंदिर में मत्था टेका, फिर बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर समेत आरजेडी के तमाम नेताओं के साथ ईडी दफ्तर के बाहर ही बैठ गए। मीसा भारती को लालू प्रसाद यादव के साथ ईडी दफ्तर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसके बाद मीसा भारती ने लालू प्रसाद यादव की दवा, पानी और डॉक्टर की पर्ची सुरक्षा कर्मियों को ही सौंप दी और ईडी दफ्तर के ठीक सामने स्थित एक मंदिर में पूरे दिन जमी रहीं। लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ से उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य इतनी नाराज हुई कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी। रोहिणी आचार्य ने लिखा, अगर मेरे पापा को खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पापा को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। जाहिर है रोहिणी ने इशारों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जबकि आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला तो बीजेपी ने भी तीखा जवाब दिया। 24 के चुनाव तक तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना। नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा। वैसे लालू के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी ईडी एक बार फिर 30 जनवरी को पूछताछ करने वाली है। लालू परिवार लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोपी है। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुकदमे के मुताबिक लालू परिवार ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले अभ्यर्थियों से जमीन लिखवा ली। इस मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आया तो ईडी की भी जांच शुरू हो गई, लेकिन लालू परिवार का आरोप है कि उसे बीजेपी विरोधी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके जवाब में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को क्या कहा, वो भी सुनिए। अब मेरे बच्चों का नाम कब आएगा? मेरे बच्चों का, मेरे परिवार के जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, अब उनके बच्चों के नाम अब आएंगे, तो अब देखिए क्या होता है। अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाए। कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगाया, तो जवाब में सरकार ने दो टोक कहा कि करप्शन करने वालों को अंजाम भुगतना ही होगा। संसद के बाहर मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति का प्रतीक है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं। आप घोटाला करेंगे, भ्रष्टाचार होगा, कानून तोड़ेंगे, तो वहाँ तो कानून पहुँचेगी। और ईडी क्या है? स्वतंत्र इकाई है, कानून का हाथ उन लोगों तक पहुँचा है।
पटना के बाद अब जरा दिल्ली की तस्वीर देखिए, जहां ईडी की टीम सुबह सुबह दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके शांति निकेतन के इस बंगले पर पहुंची, जो झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन का है। सुबह करीब 7:30 बजे झारखंड ईडी की टीम दिल्ली के शांति निकेतन में हेमंत सोरेन के घर पहुंची। फिर यही टीम झारखंड भवन पहुंची और एक ड्राइवर को लेकर वापस हेमंत सोरेन के बंगले पर आ गई। दिल्ली ईडी की एक टीम भी हेमंत सोरेन के घर पहुंची। दोपहर करीब 12:20 पर झारखंड ईडी की टीम हेमंत के बंगले से एक बैग लेकर निकली। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम को हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन कुछ अहम दस्तावेज जरूर हाथ लगे। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर हैं। शनिवार रात वो दिल्ली पहुंचे तो रविवार सुबह ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच गई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हेमंत सोरेन ईडी की टीम को अपने बंगले पर नहीं मिले। ईडी के मुताबिक जमीन घोटाले में उसे कुछ नई जानकारी हाथ लगी है। उसी के आधार पर दिल्ली में हेमंत सोरेन के बंगले पर छापेमारी की गई, जिसकी सूचना मिलते ही जेएमएम समर्थक रांची और झारखंड के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आए। ऐसे में मुख्य सचिव ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस के टॉप अफसर शामिल हुए। फिर फौरन सीएम आवास रांची की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के बाद रांची में बीजेपी के प्रदेश दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन घोटाले की कहानी क्या है, आपको दिखाएं। उससे पहले जरा इस पर हो रही सियासत देखिए। ये मतलब जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं है तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है, क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से भागते दिख रहे हैं और वो पूरे चीज को राजनीतिक तुल दे रहे हैं, जबकि ये विशुद्ध रूप से करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत लाइटली ले रहे थे ना, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है मुख्यमंत्री जी। देखिए, ईडी का एक्शन, ईडी का एक तरह से कहा जा रहा है कि भारत यात्रा। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 2024 के अंकगणित में आज का जो नंबर हमने लिया है वो है 125, क्योंकि जिन जिन राज्यों में ईडी पहुंच रही है वहां की सीटों का गणित बैठता है 125, और ये नंबर बहुत जरूरी है। एक बार फिर से आपको हम उस कड़ी को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ईडी एक्शन, चुनावी करेक्शन हो सकता है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का मामला क्या है, उसे भी समझिए। मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है। फर्जी नाम और पता के जरिए झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री हुई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने शिकायत दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी शिकायत के आधार पर ECIR दर्ज करके जांच शुरू की थी। इस केस में हेमंत सोरेन को ईडी से अब तक 10 समन मिल चुके हैं। 8वें समन के बाद पहली बार 20 जनवरी को रांची में सीएम आवास पर उनसे करीब 7 से 8 घंटे पूछताछ हुई। ईडी ने इसके बाद 9वां समन 25 जनवरी को भेजा। पूछताछ के लिए 27 जनवरी की तारीख दी। फिर 10वां समन भेजकर 29 से 31 जनवरी के बीच पेश होने को कहा गया। हालांकि 29 से 31 जनवरी तक चाईबासा, पलामू और गिरिडीह में हेमंत सोरेन के सरकारी कार्यक्रम तय थे। इसी बीच वो अचानक 27 जनवरी की रात दिल्ली पहुंच गए। हेमंत सोरेन जिस चार्टर प्लेन से दिल्ली आए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो अभी भी खड़ा है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 29 जनवरी को ही रांची वापस जाना था, लेकिन अब उनकी फ्लाइट रद्द होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से मुलाकात की। खबर तो ये भी है कि उन्होंने अमित शाह से भी मिलने का वक्त मांगा था, जो उन्हें मिला नहीं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अब हेमंत सोरेन ने ईमेल के जरिए 31 जनवरी को ईडी की जांच में शामिल होने की बात कही है। ईडी से झारखंड के सीएम के लुका-छिपी पर अब राज्यपाल का भी बयान आया है। ईडी got its own duty to perform, and I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. बिहार और झारखंड के बाद अब जरा चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए, जहां जमीन से जुड़े एक ही मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा से ईडी ने पूछताछ की। चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लंबी पूछताछ की है। मानेसर लैंड डील मामले के अंदर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तकरीबन 6 घंटे लगातार पूछताछ की। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता से पूछताछ हुई तो मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना UBT के नेता से पूछताछ की।
शिवसेना यूबीटी के नेता रविंद्र वायकर से आज ईडी ने पूछताछ की है। जोगेश्वरी जमीन घोटाले को लेकर रविंद्र वायकर से ईडी ने आज 7 घंटों से अधिक पूछताछ की है। वहीं शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत के भाई संदीप राउत को भी खिचड़ी घोटाले में पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया गया है। ठाकरे गुट की नेता किशोरी पेडनेकर को भी बॉडी बैग घोटाले में मंगलवार को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि बीजेपी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सियासी औजार के तौर पर करती है। ऐसे में आपको ईडी के एक्शन का अंक गणित भी दिखा देते हैं। एनडीए सरकार में 2014 से 2022 तक 115 विपक्षी नेता और 6 बीजेपी नेता और उसके सहयोगी दलों के नेता ईडी की जांच के दायरे में आए, यानी कुल 121 नेताओं में 95% कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर हुई। तो यूपीए के 2004 से 2014 के बीच 14 विपक्षी नेता और 12 कांग्रेसी और इसके सहयोगी दलों के नेता ईडी की जांच के दायरे में आए, यानी कुल 26 नेताओं में 54% एक्शन विपक्षी नेताओं पर हुआ। तब से बीजेपी की सरकार आई है और उसके बाद ईडी की जितनी कार्रवाई हुई है या पेशी हो रही है, वो सब उनमें से 95-96% ऐसे नेता हैं जो विपक्षी पार्टियों के हैं, नॉन बीजेपी पार्टियों के हैं। अगर इस बड़े आंकड़े के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक तरफा है। जाहिर है इन्हीं आंकड़ों के जरिए विपक्ष सरकार को घेरती है, लेकिन सवाल तो ये भी कि क्या चुनाव करीब है, इसलिए जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई रोक दें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।